Today, in the subject of the intellectual property right, we will discuss about the historical development of the patent. Yesterday, we discussed about the historical development of the patent. The syllabus of the Unit 2 is the introduction to the patent, overview, historical development, concept, novelty and utility, patentable subject matter, Patent Act 1970, amendment of the 1999, amendment of the 2000, amendment of the 2002, amendment of the 2005, pharmaceutical products and process and patent, software patent, business method, protection of plant varieties and Farmers' Right Act 2008 and patenting of the microorganism. ये आपका यूनिट 2 का आपका सिलेबस है. असाइनमेंट भी मैंने कल आपको दिखा दिया था. Yesterday we are doing about the historical development of the patent, historical development of the patent system. ये कल हम लोगों ने बताया था. कंट्री वाइज पेटेंट सिस्टम का इवोल्यूशन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड कंट्री वाइज डेवलपमेंट ऑफ द पेटेंट लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ द पेटेंट लिटरेचर, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. एंड उसके बाद माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ द पेटेंट लिटरेचर, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था. हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पेटेंट लॉ, ये हम लोग कर रहे थे. हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पेटेंट लॉ वो हम लोग कर रहे थे. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस it was felt that the Indian Patent and Design Act 1911 was not fulfilling its objective. जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में, वो नहीं फुलफिल कर रहा है. It was found desirable to enact comprehensive patent law owing to substantial changes
इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। ये जो कंप्रिहेंसिव पेटेंट लॉ है, सब्सटेंशियल चेंजेज है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। Hence, the according of the government of India constituted a committee under the chairmanship of the Justice Dr. Bakshi Tekchand, a retired judge of the Lahore High Court in 1949, to review the patent law in India in order to ensure that the patent system is conducive to the national interest. है ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस डॉक्टर बख्शी टेकचंद, जो कि एक रिटायर्ड जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, 1949 ने उसके चेयरमैनशिप में पेटेंट लॉ इंडिया में और पेटेंट सिस्टम इंडिया में जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए कामयाब हो, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करे, ये कमिटी बनाई। द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस ऑफ दिस कमिटी इंक्लूड्स एज फॉलो। इस कमिटी का जो रेफरेंस था वो ये आपको फॉलो करता था, टू सर्वे एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द पेटेंट सिस्टम इंडिया। जो पेटेंट सिस्टम है उसका सर्वे करना और रिपोर्ट करना जो वर्किंग है इंडिया में। टू एग्जामिन द एग्जिस्ट पेटेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, जो एग्जिस्टिंग पेटेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया है उसको एग्जामिन करना एंड रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग इट, और इसके इंप्रूव कर लिए रिकमेंडेशन डालना, पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू प्रीवियस प्रोविजन कंसर्न with the provisions prevention of the abuse of the patent right, to consider whether any special restriction should be imposed on patent regarding food and medicine। जो आपको स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाना है रिगार्डिंग द फूड एंड द मेडिसिन, तो इस पे जो है विचार करने के लिए उन्होंने लगाया था। To suggest steps for ensuring effective publicity to the patent system and the patent literature। पेटेंट सिस्टम पे इंडिया में जो इफेक्टिवली उसके लिए स्टेप्स देने के लिए, पेटेंट लिटरेचर इंडिया में कैसा हो, वो जो इंडियन इन्वेंटर्स के साथ में काम करे रिगार्ड्स द इंडियन इन्वेंटर्स, उसके लिए उन्होंने रिव्यू कराया। टू कंसीडर द नेसेसिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप ए नेशनल पेटेंट ट्रस्ट, एक नेशनल पेटेंट ट्रस्ट का स्थापना कराई, उसकी नेसेसिटी महसूस हुई, उसकी फिजिबिलिटी महसूस हुई और नेशनल पेटेंट ट्रस्ट का स्थापना किया गया। to consider the desirability or the otherwise of regulating the profession of the patent agent, पेटेंट एजेंट के डिजायरेबिलिटी को, रेगुलेशन को वो प्रोफेशन में करने के लिए ऐसा किया गया। टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस का वर्किंग के लिए एंड एग्जामिन करने के लिए ये इसमें रूल बनाया गया। एंड द सर्विसेज रेंडर बाय इट टू द पब्लिक एंड मेक सुटेबल रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, सुटेबल रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए ये किया गया। टू रिपोर्ट जनरली ऑन एनी इम्प्रूवमेंट दैट द कमिटी थिंक्स फिट to the recommend for the enabling the Indian patent system to be more conducive to the national interest by encouraging the invention and commercial development and use of the invention। जो encouraging invention था, use of invention था Indian patent system पर, तो उसी के लिए वो किया। The committee submitted its interim report on 4th August 1949। 1949 4 अगस्त को कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट किया विथ रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एब्यूज ऑफ द पेटेंट राइट इन इंडिया, सजेस्टेड अमेंडमेंट टू सेक्शंस 22, 23 एंड 23 ऑफ द पेटेंट डिजाइन एक्ट 99।
उसने डिजाइन एक्ट 1911 का अमेंडमेंट किया, सेक्शन 22 को, सेक्शन 23 को, सेक्शन 23A को, ऑन द लाइंस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एक्ट 1919 एंड 1949। यूनाइटेड किंगडम एक्ट 1919 और 1949 के आधार पर उसको अमेंड किया। The committee also observed that the Patent Act should contain clear indication to ensure the food and medicine and surgical curative devices are made available to the public at the cheapest price, commensurate with the giving reasonable compensation to the patentee. कमिटी ने यह भी इंश्योर किया कि फूड एंड मेडिसिन, सर्जिकल डिवाइसेस, क्यूरेटिव डिवाइसेस वो चीपेस्ट प्राइस में इंडिया में मिले, इसके लिए रीजनेबल कंपेंसेशन ये पैटेंटी को दिया जाए, है ना। बेस्ड ऑन द एबव रिकमेंडेशन, द कमिटी द 1911 एक्ट amended in 1950 relating to the working of invention and compulsory licenses and revocation, है ना। ये आपको 1950 में आपको अमेंड किया गया, वर्किंग ऑफ इन्वेंशन, कंपल्सरी लाइसेंसेस एंड रिवोकेशन। अदर प्रोविजन वेयर रिलेटेड टू द endorsement of the patent with the words license of right on an application by the government, so the controller could grant license. In 1952, an amendment was made to provide compulsory licenses in relation to the patent in respect of the food and medicine, है ना। Food and medicines, insecticides, germicide, fungicide, and a process for producing substances or any invention related to surgical or curative devices के लिए 1952 में amendment किया गया to provide the compulsory licenses, उसके लिए amendment किया गया। The compulsory licenses was available on the notification by the central government. Compulsory licenses सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से मिलने लग गया। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, ए बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन द 1953, बिल नंबर 59 ऑफ द 1953। पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में कमिटी के रिकमेंडेशन में बिल पास किया गया, बिल नंबर 59 ऑफ द 1953। However, the government did not press the consideration of the bill and it was followed to lapse. In 1957, the government of India appointed Justice N. Rajgopala Iyengar committee to examine the question of revision of the patent law and advise government accordingly, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में जस्टिस एन राजगोपाली अयंगर कमेटी बनाई और पेटेंट लॉ को रिवीजन के लिए बताया। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी was comprised of the two part, was submitted in September 1959. September 59 में सबमिट किया गया। The first part deal with the general aspects of the patent law. फर्स्ट पार्ट जो जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेटेंट लॉ को फॉलो करता था, and second part gave detailed note on the several clauses of the lapsed bill of the 1953, और दूसरा पार्ट उसका several clauses of the lapsed bill of the 1953 को वो डील करता था। The first part also deals with the evils of the patent system. पेटेंट सिस्टम में क्या क्या evils होते हैं उसको डील करता था, and solution with recommendation in regards to the law. The committee recommended retention of the patent system despite its shortcomings. The report recommended major changes in law which formed the basis of introduction of the Patent Bill 1965. This bill was introduced in the Lok Sabha on 21 September 1965, which however lapsed in 1967. Again, an amended bill was introduced, which was referred to a joint parliamentary committee on the final recommendation of the Committee of the Patent Act 1970 was passed. These acts repealed and replaced the 1911 Act so far as the patent law was concerned. However, the 1911 Act continued to be applicable to the design
and most of the provision of the 1970 Act were brought into force on the 20th April 1972 with publication of the Patent Rules 1972. This act remained in force for about 24 years without any change till December 94. However, the Act of 97, 1970 was amended to comply with the TRIPS agreement. An ordinance effecting certain changes in the act was issued on 31st December 94. We ceased to operate after 6 months. Subsequently, another ordinance was issued in 1999. The ordinance was subsequently replaced by the Patent Amendment Act 1999 that was brought into force retrospectively from 1st January 1995. The Amendment Act provided for filing of the application for product patents in the area of the drugs, pharmaceuticals, and agrochemicals through such patent were not allowed. However, such applications were to be examined only after 31st 12 2004. Meanwhile, the applications could be allowed exclusive marketing rights to sell or distribute these products in India, subject to fulfillment of certain conditions. The second amendment to the 1970 Act was made through the Patents Act 2002. This act came into force on the 20th May 2003 with the introduction of the new Patent Rules 2003 by replacing the earlier Patent Rules 1972. The third amendment to the Patent Act 1970 was introduced through the Patent Amendment Ordinance 2004 with effect from 1st January 2005. This ordinance was later replaced by the Patent Amendment Act 2005, Act of the 2005 on 4th April 2005, which has brought into force from 1/1/2005. The Patent Act 1970 was a very weak for the particular invention, especially pharmaceuticals. 1970 का जो पेटेंट एक्ट बना था वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए वीक था. That did not provide protection for the product vital of the Indian economy, such as agricultural and horticultural products. Agricultural products के लिए वो प्रोटेक्शन नहीं देता था. Horticultural products के लिए वो प्रोटेक्शन नहीं देता था. Atomic energy invention के लिए वो प्रोटेक्शन नहीं देता था. And all living things के लिए वो प्रोटेक्शन नहीं देता था. As a stated objective, the Indian Patent Act 1970 was developed an independent Indian pharmaceutical industry. The abolition of the pharmaceutical product protection from the inherited British colonial law was seen as the key element in advancing its objective. The Patent Act provided protection for the method or process of the manufacture, but did not provide protection for the composition of the matter, such as a medicine or drugs or food or any other substance prepared or produced by a chemical process. In addition, the method or process patents are medicines, food, or drugs expired quickly, and lastly only 5 years from the date of the sealing of the patent or 7 years from the date of the patent, whichever period is shorter. Because medicine process patent expired either 5 years from the grant of the patent or after overcoming opposition and passing examination, or 7 years from the time of the application. Whichever is shorter, it is possible that a patent which is opposed while expire before the opposition is concluded. Under India's patent regime, patents for other invention expire after only 14 years from the date of the patent. In contrast to these short periods, the minimum term of the protection under the TRIPS agreement is 20 years from the date of filing of any kind of the patent. Under the Patent Act 1970, the examination and opposition procedure were lengthy. Patent Act 1970 जो बना था उसमें examination procedure lengthy था, opposition procedure lengthy था. Patent examiner had to ensure that the application were in compliance with the procedural requirement of the Patent Act, and to determine whether there was any lawful ground of the objection to the grant of the patent. आपको जो opposition procedure है, examination procedure है, वो आपको लंबा था. Patent examiner को उसमें ज्यादा time लगता था. Patent examiner had to file a report with controller of patent listing any objection to the grant of the patent within the 18 months
आफ्टर रिसीविंग ए पेटेंट एप्लीकेशन, है ना। कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को रिसीविंग ए पेटेंट एप्लीकेशन के लिए वो फाइल करना पड़ता था. Objection could relate to the claims and specification or anticipation of the any claims. The controller had to report any objection to the applicant and give the applicant an opportunity to amend its application. If the applicant fixed all of the objection and controller accepted the complete specification, it was then advertised in the official gazette. After public advertisement, any person could give notice of opposition to the patent within 4 months of the publication of it. 4 महीने के अंदर वो notice of the opposition देख सकता था. If there was a public opposition, the controller had to notify the applicant and give the applicant and to the opponent an opportunity to be heard before deciding the case. If the application was fully finally accepted, a patent would be granted if the applicant requests sealing. Under the weak regime of the Patent Act 1970, there was little incentive for the pharmaceutical company in India to perform original research and to develop new drugs. New drugs को डेवलपमेंट करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये पेटेंट एक्ट 1970 में प्रोविजन किया गया. Because the pharmaceutical compounds could not be patented. फार्मास्यूटिकल कंपाउंड पहले पेटेंट नहीं किया सकता था. बिकॉज प्रोसेस पेटेंट एक्सपर्ट रेदर क्विकली देयर वाज ए लिट फाइनेंशियल इंसेंटिव टू परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जो न्यू ड्रग बनाने के लिए लंबा प्रोसेस लगता था, कॉस्टली प्रोसेस लगता है, वो डेवलपमेंट लगता है. हेंस 19 पेटेंट एक्ट 1970 में ये प्रोविजन उसका नहीं था. टू अकाउंट फॉर द इंडियन फार्मास्यूटिकल नीड्स, फार्मास्यूटिकल नीड्स के लिए देखते हुए a large generic pharmaceuticals industry with over 16,000 firms developed. These firms were suited to reverse engineer pharmaceutical developed and the patented in the foreign country and to design a new process for producing the same patented drug in the large quantity. The Patented Act 1970 gave the Indian generic pharmaceutical industry has a great competitive advantage by allowing Indian firms to copy patented pharmaceutical developed by the foreign pharmaceutical company by simply designing a new method to make the same patented drug. Additionally, the Act placed the burden of the proof on the patentee to prove infringement. To successfully claim infringement of the process patent, a patent holder must prove that his particular product could be being made through his patented process. And if the product could be made through any possible process, the suit for the infringement would fail. ये आपको इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में कह रहा है. Because the Indian firms did not have to spend the same amount of time and money in the research and development that other pharmaceutical companies did, they should sell same drug at the function of the price of the United States and the Europe. उसको इंडिया में वो सेम अमाउंट ऑफ द टाइम एंड द मनी फॉर द रिसर्च वो उसका लगता था, और जो प्राइस आपका यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप में है उसी प्राइस में यहाँ पे सेल करना पड़ता था. इंडियन ड्रग्स मेकर्स हैव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% बिलो. इंडियन ड्रग मेकर जो है 50% बिलो कॉस्ट लगता था मल्टीनेशनल ड्रग मेकर्स इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट. यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में जो ड्रग बनाता था उसके 50% में ही यहाँ पे बन जाता था. एंड इंडिया ड्रग डिस्कवरी कॉस्ट रिमेन्स एट ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. और इंडिया की ड्रग डिस्कवरी आपको 1/10 ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के बराबर ही रहा था. प्रेजेंटली पेटेंट्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द पेटेंट एक्ट 1970. जो इंडिया में जो पेटेंट जो आपको गवर्न किया जा रहा है वो पेटेंट एक्ट 1970 से ही गवर्न किया जा रहा है. वही आपको सबसे ज्यादा आपको माइलस्टोन है, वही आपका जो है पेटेंट एक्ट 1970 ही मेन जो है आपको यहां पर है एज अमेंडमेंट बाय द पेटेंट एक्ट. उसके बाद पेटेंट एक्ट किया गया 1990 में, 2002 में, 2005 में एंड द पेटेंट रूल्स 2003. उसके बाद यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया. जो अमेंडमेंट किया गया है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है. पेटेंट अमेंडमेंट 1919 में किया गया, 2002 में किया गया, 2005 में किया गया, 2003 में किया गया.
तो ये यहाँ पर आपको एंड अमेंडमेंट रूल्स ऑफ द 2005 एंड 2006 ये आपको यहाँ पे दिया गया। द प्रेजेंट लॉ आर द आउटकम ऑफ द वेरियस अमेंडमेंट मेड ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 and the patent rule 2003 designed mainly to meet the requirements of the TRIPS। आपको 2003 का जो पेटेंट रूल्स बनाया गया वो ट्रिप्स को रिक्वायरमेंट को मिलने के लिए आपको मिलाया गया एंड इंडिया जो ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट उसी के अंडर में उसके रिक्वायरमेंट को मिलने के लिए बनाया गया। Some of the largest changes were made concerning the mandatory requirement of industry introducing product patents for drugs, food products, and chemicals by January 1, 2005. TRIPS, however, does not extend to drugs that were already on the market and only covers a newly discovered chemical entity. ये आपको ट्रिप्स जो है आपको ये एक्सटेंड नहीं करता है, ओनली जो न्यू डिस्कवर्ड केमिकल एंटिटी है उसके बारे में आपको बताता है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंडियन पेटेंट लॉ। इंडियन पेटेंट लॉ में कहां पर क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है ना। ये सारे आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये इंडियन पेटेंट एक्ट, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पेटेंट लॉ, उसी के बारे में अभी डिस्कस किया है ना। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पेटेंट लॉ उसको फिर से यहां पे फिर से रिवीजन कर देते हैं है ना। टुडे वी स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर द इंडिपेंडेंस और कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है, सिलेबस तो खत्म ही हो गया है तो रिवीजन भी आपका बढ़िया से किया जाए। तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पेटेंट लॉ इसके बारे में हम लोग डिटेल कर लेते हैं। पहले अटेंडेंस हम देख देते हैं, अटेंडेंस सबका वो क्लियर कर देते हैं, अटेंडेंस बना देते हैं। गौरव कुमार 16, हिमांशु 17, जितेंद्र राणा जी 23, कौशल जी 25, नंदिनी जी 29, रामदत्त भट्ट जी 38, रौनक कुमार जी 39, आकाश पवार जी 3, अंकित शर्मा जी 6, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक पराशर जी, शेखर जी 41, राहुल जी 32, थर्टीन पार्टिसिपेंट्स आज आए हुए हैं। गौरव कुमार जी 16, हिमांशु जी 17, जितेंद्र राणा जी 23, कौशल जी 25, नंदिनी जी 29, राहुल जी 32, रामदत्त भट्ट जी 38, रौनक कुमार जी 39, आकाश पवार जी 3, अंकित शर्मा जी 6, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक पराशर जी एंड शेखर जी 41। तो इसमें आपको कल जो आपको हिस्ट्री ऑफ द पेटेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पेटेंट में कैसे हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पेटेंट लॉ क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फिर से उसको हम रिपीट कर देते हैं। द फर्स्ट लेजिस्लेशन इन इंडियन रिलेटिंग टू पेटेंट वाज द एक्ट ऑफ द 6 ऑफ द 1856। पहला
जो लेजिस्लेशन इंडिया में था वो एक्ट 6 ऑफ द 1856 था। The objective of this legislation was to encourage invention of the new and useful manufacturer. इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि न्यू इन्वेंशन को इंकरेज करना और यूजफुल मैन्युफैक्चरर को इंकरेज करना, एंड टू इंड्यूस इन्वेंटर्स टू डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ देयर इन्वेंशन, और जो अपना इन्वेंटर है उसको सीक्रेट ऑफ देयर इन्वेंशन करना। एंड द एक्ट वाज सब्सिक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय द एक्ट 9 of the 1857, since it has been enacted without the approval of the British Crown, है ना, ब्रिटिश क्राउन के अप्रूवल के बाद जो है एक्ट 9 ऑफ द 1857 ये आपको किया गया। अटेंडेंस हो गई सर? आपका कितना रोल नंबर है? 16 हो गया, ठीक है सर। हाँ 16 गौरव कुमार जी का हो गया। जी सर। गौरव कुमार जी का हो गया। तो ये आपको हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पेटेंट लॉ बताता है। फर्स्ट लेजिस्लेशन 1856 में आया था, उसके बाद द एक्ट सब्सिक्वेंटली रिपील्ड बाय द 1857 में, उसमें अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन के बाद फिर से उसमें किया गया। फर्स्ट लेजिस्लेशन फॉर ग्रांटिंग द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1859 एक्ट 15 of the 1859. This legislation contains certain modification of the earlier legislation. पहले जो legislation 1857 और 1856 में लगा था उसमें modification था, namely the grant of exclusive privilege to useful invention, only extension of period from 6 months to 12 months, 6 months से 12 months उसको कर दिया गया था, extension of the priority period ये किया गया था। This act excluded importers फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ द इन्वेंटर, इंपोर्टर को और इन्वेंटर को अलग किया गया था। द एक्ट वाज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड किंगडम एक्ट ऑफ द 1852 में जो वहां द एक्ट बना था उसी पे बेस्ड था। एंड सर्टेन डिपार्चर विच इंक्लूड अलाउइंग आसानी टू मेक एप्लीकेशन इन इंडिया, इंडिया में एप्लीकेशंस के लिए वो करते थे। एंड ऑल्सो टेकिंग prior public use or publication in India or United Kingdom for the purpose of ascertaining novelty. In 1872, the Act of the 1859 was consolidated to provide protection relating to the design. Design related जितने भी provisions किए गए 1872 में किया गया। It was renamed the Pattern and Design Protection Act, Act 13 of the 1872. The Act of the 1872 was further amended in 1883 to introduce a provision to produce novelty of the invention, which prior to making application for their protection were disclosed in the exhibition area of India. A grace period of 6 months was provided for filing such application after the date of opening of such exhibition. This act remained in force for about 30 years without any change, but in the year 1883, certain modifications in the patent law were made in the United Kingdom, and it was considered that those modifications should also be incorporated in the Indian law. In 1808, an act was introduced to consolidate and amend the law relating to the invention and designs in conformity with the amendments made in the UK law. The Indian Patents and Design Act 1911, Act of the 2 of the 1911, replaced all the previous acts. This act brought patent administration under the management of controller of patent for the first time. This act was further amended in 1920 to enter into reciprocal arrangement with UK and other country for securing priority. In 1930, further amendments were made to incorporate inter alia provisions relating to grant of the sacred patent. 1930 में आपको है ना प्रोविजन फॉर द ग्रांट ऑफ द सेक्रेट पेटेंट्स के लिए किया गया, पेटेंट ऑफ एडिशंस के लिए किया गया, यूज ऑफ इन्वेंशन के लिए गवर्नमेंट किया गया, पावर कंट्रोलर को दिया गया रेक्टिफाई द रजिस्टर ऑफ द पेटेंट, इंक्रीज द टर्म ऑफ द पेटेंट फ्रॉम 14 to 16 ईयर्स किया गया। ये 1930 में
आपको अमेंडमेंट किया गया अब इसमें इंडिया में, जो पेटेंट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया, एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू द ग्रांट ऑफ द सेक्रेट ऑफ द पेटेंट ये दिया गया, पेटेंट ऑफ एडिशन दिया गया, यूज ऑफ इन्वेंशन बाय द गवर्नमेंट दिया गया, पावर ऑफ द कंट्रोलर टू रेक्टिफाई रजिस्टर ऑफ द पेटेंट दिया गया, इंक्रीज ऑफ द टर्म ऑफ द पेटेंट 14 ईयर से 16 ईयर्स इंक्रीज कर दिया गया। In 1945, an amendment was made to provide for filing of the provisional specification किया गया। 1945 में amendment करके provisional specification filing का प्रोविजन किया गया। सबमिशन ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन द 9 मंथ उसके लिए प्रोविजन किया गया है ना। तो ये सारा चीज 1945 में किया गया। 1945 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो जो इंडियन पेटेंट डिजाइन एक्ट किया गया वो आज आपको बताया गया कि ये जस्टिस डॉक्टर बख्शी चंद टेकचंद जो रिटायर्ड है लाहौर कोर्ट हाई कोर्ट का, उसके चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई और इंडियन पेटेंट लॉ को रिव्यू किया गया और ये सारे रिकमेंडेशन दिए गए है ना। ये सारे रिकमेंडेशन 8 रिकमेंडेशन यहां पर बताया गया है जो वो किया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस है ना। इस कमिटी का काम था सर्वे करना, रिपोर्ट करना, वर्किंग ऑफ द पेटेंट सिस्टम इन इंडिया, पेटेंट सिस्टम इंडिया में उसके सर्वे करना, रिपोर्ट करना, ये उसका काम था। टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग पेटेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, ये उसका काम था। टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द इंप्रूविंग इट particularly with reference to the provision concerned with prevention of the abuse of the patent right, ये काम था। To consider whether any special restriction should be imposed on the patent regarding food and medicine, ये उसका काम था। To suggest steps for ensuring effectively publicly to the patent system and to the patent literature, particularly as regards patent obtained by the Indian inventors, ये उसका काम था। इंडियन इन्वेंटर्स को कोई दिक्कत नहीं हो उसके रिगार्डिंग जो भी उसमें पेटेंट लिटरेचर है, इफेक्टिवली पब्लिसिटी बनाने के लिए पेटेंट सिस्टम को इंडिया में, ये कमिटी का काम था कि जो पेटेंट सिस्टम है इंडिया में इफेक्टिव बने, पब्लिकली इफेक्टिव बने, जो इंडियन इन्वेंटर्स है उसको हेल्प मिले, ये सारे उसके काम थे। और दूसरा, कंसीडर द नेसेसिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेटिंग ऑफ द नेशनल पेटेंट ट्रस्ट। नेशनल पेटेंट ट्रस्ट को नेसेसिटी को समझा गया कि इंडिया में इसकी नेसेसिटी है और ये सेटअप किया गया। फिजिबिलिटी को इसको समझा गया और इसको सेटअप किया गया। टू कंसीडर द डिजायबिलिटी और अदरवाइज रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ द पेटेंट एजेंट, ये किया गया। पेटेंट एजेंट्स का डिजायबिलिटी को और रेगुलेटिंग को ये उसको समझा गया। To examine the working of the patent office and the services rendered by it on the public and make suitable recommendation for improvement. पेटेंट ऑफिस का वर्किंग किया गया, उसके सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया, एंड पब्लिक एंड मेक सुटेबल रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट के लिए सुटेबल रिकमेंडेशन किया गया है ना। तो ये आपको रिपोर्ट किया गया। जनरली ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ द कमिटी थिंग्स फिट टू द रिकमेंड फॉर द इनेबलिंग द इंडियन पेटेंट सिस्टम टू बी मोर कंड्यूसिव टू द नेशनल इंटरेस्ट बाय इंक्रीजिंग इन्वेंशन एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ इन्वेंशन, ये उसको किया गया है ना। तो टू रिपोर्ट जनरली ऑन द इंप्रूवमेंट दैट द कमिटी थिंग्स फिट टू द रिकमेंड फॉर द इनेबलिंग द इंडियन पेटेंट सिस्टम to be more conducive to the national interest by increasing the invention and commercial development for the use of invention किया गया। The committee submitted its interim report on 4th August 1949 में किया गया with recommendation for the prevention of misuse or abuse of the patent right in India. We suggested amendment section 23 and 23A of the Patent and Design Act 1911 on the lines of the United Kingdom Act 1919 एंड 1949, ये किया गया है ना। तो ये सारे रिपोर्ट उसको बनाया गया और जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो जो उसको जरूरत हुआ इंडिया में, इंडिया के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को देखते हुए ये सारी चीजें आपको लागू किया गया। इंडिया के
इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए ये सारे लाजे लागू किया गया। ये सारे कमिटी में बना करके पेटेंट ऑफिस बनाया गया, पेटेंट ऑफिस, वर्किंग ऑफ द पेटेंट ऑफिस किया गया, सर्विस रेंडर्ड बाय पब्लिक एंड मेक सुटेबल रिकमेंडेशन, जो सुटेबल रिकमेंडेशन होता था इम्प्रूवमेंट के लिए वो किया गया। To report generally on improvement that the committee thinks fit to the recommend for the enabling the Indian patent system to be more conducive to the national interest by encouraging national invention. इंकरेजिंग इन्वेंशन को करने के लिए, कमर्शियल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ इन्वेंशन को करने के लिए ये किया गया है ना। तो